नमस्कार, आप देख रहे हैं हस्तक्षेप का विशेष समाचार बुलेटिन। दिन भर की बड़ी और अहम खबरें निर्भीक, निष्पक्ष और जनपक्षधर नजरिए के साथ। आज की सुर्खियां सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र और वैश्विक सियासत के गहरे सवालों से टकरा रही हैं। आइए शुरू करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले द्वारा संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग पर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। होसबोले के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे संविधान विरोधी सोच का परिचायक बताया है। दरअसल होसबोले ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कल कहा था कि इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे, जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्या ये शब्द प्रस्तावना में रहने चाहिए या नहीं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से इमरजेंसी के लिए माफी की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि जिन्होंने लोकतंत्र को कुचला वे आज संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं। होसबोले के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तीखा हमला करते हुए कहा कि आरएसएस बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। अब आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव की मांग की है। होसबोले का कहना है प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए। ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की वही साजिश है जो बीजेपी और आरएसएस हमेशा से रचते आए हैं। कांग्रेस ने आगे कहा कि संविधान लागू होने के समय आरएसएस ने उसका विरोध किया था और प्रतियां जलाई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी नेताओं ने खुले तौर पर 400 पार सीटें लाकर संविधान बदलने की बात कही थी, जिसे जनता ने नकार दिया। पार्टी ने ऐलान किया था कि वह किसी भी कीमत पर संघ और भाजपा के निरादों को सफल नहीं होने देगी। जय संविधान के नारे के साथ कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जनमत को जागरूक करने का संकल्प दोहराया। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर विस्तार से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी भारत के संविधान को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। 30 नवंबर 1949 से ही वे डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू और संविधान निर्माण से जुड़े लोगों पर हमले कर रहा है। स्वयं आरएसएस के शब्दों में यह संविधान मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था, इसलिए वे इससे असहज रहे। जयराम रमेश ने यह भी जोड़ा कि आरएसएस भाजपा लंबे समय से नए संविधान की मांग करते आए हैं। 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने यही चुनावी नारा दिया था, जिसे जनता ने खारिज कर दिया। जयराम रमेश ने कहा कि अब फिर से संविधान के उसी मूल ढांचे को बदलने की कोशिश की जा रही है। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 25 नवंबर 2024 को इसी मुद्दे पर फैसला दिया था, जिसे अब फिर से उठाया जा रहा है। जयराम रमेश ने तंज करते हुए पूछा, क्या आरएसएस नेता उस फैसले को पढ़ने का कष्ट करेंगे। उधर सीपीआईएम नेता हन्नान मोल्ला ने भी होसबोले के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हन्नान मोल्ला ने कहा कि वे प्रतिदिन भारतीय संविधान पर हमला कर रहे हैं, वे इसके मूल ढांचे को नष्ट कर रहे हैं, इसके संघीय चरित्र पर हमला हो रहा है। जनता के नागरिक अधिकार भी खतरे में हैं। विपक्ष को सरकारी मशीनरी द्वारा बुरी तरह दबाया जा रहा है और हर दिन लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं। वे अघोषित आपातकाल लागू कर रहे हैं, जो पहले के आपातकाल से भी बदतर है। उन्होंने इंदिरा गांधी को 3 पत्र लिखे, जिसमें अनुरोध किया गया कि उनकी गिरफ्तारी माफ की जाए। यह उनका चरित्र है, उन्हें ऐसी बकवास बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उधर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी आरएसएस को घेरा। संदीप दीक्षित ने कहा कि आरएसएस के पास हमेशा आधी से कम भी जानकारी होती है। वे सीधे देश में विद्रोह, प्रधानमंत्री आवास को घेरने, सरकार को काम न करने देने की बात करते थे। उन्होंने आपातकाल का स्वागत क्यों किया। संदीप दीक्षित ने कहा कि बाला साहब देवस ने तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले की सराहना की थी और उन्होंने कहा कि जब 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो वे 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को बदल सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। संदीप दीक्षित ने पूछा कि अनुच्छेद 15 या कोई और नहीं, नियम है कि कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म या किसी आधार पर अलग व्यवहार नहीं करेगी। धर्म निरपेक्षता हमारे संविधान में प्रस्तावना में जोड़े जाने से पहले भी थी। अगर कोई इसका अर्थ नहीं समझता है तो वह क्या कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद मात्र शब्दों का नहीं, भारतीय संविधान की आत्मा और आरएसएस की मूल विचारधारा के बीच टकराव है। संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जबकि आरएसएस एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है जिसमें जाति और व्यवस्था की जगह मिलजुली होती है। आरएसएस के महासचिव का यह बयान एक बार फिर संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को लेकर वैचारिक जंग की शुरुआत का संकेत है। कांग्रेस और विपक्ष जहां इसे संविधान पर हमला बता रहे हैं, वहीं भाजपा खेमे में इस मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी है। क्या यह सिर्फ एक बयान है या चुनावों के बाद संविधान की मूल भावना को बदलने का नया अभियान शुरू हो गया है, यह तो आने वाले समय में ही साफ होगा। बहस संविधान पर जारी है तो सवाल चुनाव आयोग पर भी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन परीक्षा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने गंभीर आपत्ति जताई है। गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने पटना में एक प्रेस वार्ता कर इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों पर डाका और सुनियोजित साजिश करार दिया।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महाराष्ट्र में अवैध तरीके से वोट जोड़कर चुनाव को प्रभावित किया गया और एनडीए की सरकार बन गई। अब बिहार में वैध मतदाताओं को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिसूचना के जरिए शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया को महज 1 महीने में पूरा करना संभव नहीं है और यह स्पष्ट रूप से मतदाताओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश है। एआईसीसी मीडिया और पॉलिसी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह सिर्फ वोटरों पर डाका नहीं, उनकी नागरिकता, पहचान और वजूद पर डाका है। ये काम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित बिहार में 1 महीने में कैसे पूरा होगा? खेड़ा ने यह भी कहा कि जब लोकसभा चुनाव इन्हीं वोटर लिस्टों पर संपन्न हुए तो विधानसभा चुनाव में नए सत्यापन की क्या आवश्यकता है। उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब भी बीजेपी पर संकट आता है वो चुनाव आयोग की गोद में बैठ जाते हैं। चुनाव आयोग मोदी जी के 3 बंदर बन चुका है, न सच देखता है, न सुनता है, न बोलता है। दरअसल नागरिकता साबित करने के लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उनमें 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति किसी एक वैध दस्तावेज से जन्मतिथि और स्थान साबित करना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2000 के बीच जन्मे व्यक्ति को स्वयं और अपने माता पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को स्वयं और दोनों माता पिता के वैध दस्तावेज अनिवार्य होंगे। इंडिया गठबंधन ने मांग की है कि चुनाव आयोग इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित करे ताकि मतदाताओं के अधिकारों का हनन न हो और विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए हुए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कहते हैं, क्यों आप जवाब दें? दीजिए जवाब। चुनाव आयोग सामने आए। फुटेज कहते हैं, वीडियो फुटेज, जो वोटिंग के दिन की वीडियो फुटेज है, अब वो नहीं दे रहे। 45 दिन उन्होंने मियाद कम कर दी। बोले साहब प्रिवेसी आ जाती है, वो हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे? छिपाने को क्या है? अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में एक डाका डालने आ गया चुनाव। और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि धीरे धीरे फिर सरकारी स्कीम से आप बाहर हो जाएंगे। आपका वजूद खत्म करने का ये कि एक साजिश रची जा रही है। हमारे सवाल बहुत, मैं विस्तृत नहीं करूंगा। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घिरा हुआ इजराइल भी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शुक्रवार को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में चल रहे 4थे यूरेशियन आर्थिक मंच को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि यदि इजरायली शासन की आक्रामकता का जवाब न दिया गया होता तो यह क्षेत्र में एक व्यापक और बेकाबू युद्ध का कारण बन सकता था। पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने इजरायली हमले का जवाब संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत वैध और उचित तरीके से दिया। यह प्रतिक्रिया इजरायली शासन द्वारा ईरानी क्षेत्र पर किए गए हवाई हमलों के बाद दी गई थी। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के बीच, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की पूरी निगरानी है, उस पर अमेरिका और इजरायली शासन का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य द्वारा परमाणु अप्रसार संधि NPT की साख को पहुंची अपूरणीय क्षति करार दिया। राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और IAEA से अपील की कि वे ऐसे आक्रामक और युद्धोन्मादी तत्वों के खिलाफ जिम्मेदार और कठोर रवैया अपनाएं। पेजेश्कियन ने यह भी कहा कि मानवाधिकारों के बार बार उल्लंघन के बावजूद इजरायली शासन के प्रति नरमी की नीति अब छोड़ी जानी चाहिए। गौरतलब है कि 13 जून 2025 को इजरायली शासन ने ईरान पर अकारण हवाई हमला किया था, जिसमें परमाणु, सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 600 से अधिक लोगों की जान गई, जिसमें शीर्ष सैन्य कमांडर, वैज्ञानिक और आम नागरिक शामिल थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड के तहत 22 नहरों में मिसाइल हमले किए, जिससे अधिकतर इजरायली क्षेत्रों में भारी क्षति हुई।
पेजेश्कियन ने अपने संबोधन में ईरान और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के क्रियान्वयन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह समझौता क्षेत्रीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। पेजेश्कियन ने उन सभी देशों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने ईरानी भूमि पर इजराइल की आक्रामकता की खुले शब्दों में निंदा की है और ईरान के संप्रभुता आत्मरक्षा के अधिकार को समर्थन दिया। ईरान पर इजरायली हमले की निंदा के बीच गजा से दिल बहलाने वाली खबर आ रही है। इजराइल द्वारा गजा पट्टी में जारी हमलों में पिछले 24 घंटे के भीतर कम से कम 72 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। गजा के अस्पताल सूत्रों के हवाले से जानकारी अल जजीरा ने दी है। गजा के गवर्नमेंट ऑफ मीडिया के ऑफिस के अनुसार पिछले 4 हफ्ते में कम से कम 549 फिलिस्तीनी नागरिक मानवीय सहायता हासिल करने की कोशिश में इजरायली गोलियों का शिकार हुए। इसके अतिरिक्त 4066 लोग घायल हुए। ये हमले अमेरिका और इजराइल समर्थित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF के सहायता वितरण स्थलों के पास हुए। गजा के मीडिया कार्यालय ने हमास द्वारा सहायता सामग्री चुराने के इजरायली दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि यह सब झूठ और प्रोपेगेंडा है जिसका उद्देश्य गजा की नाकेबंदी को जायज ठहराना है। इस बयान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के उस संयुक्त बयान पर प्रतिक्रिया दी गई जिसमें दावा किया गया था कि हमास उत्तर गजा में प्रवेश करने वाली मानवीय सहायता पर कब्जा कर रहा है। यह आरोप तब सामने आया जब पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कथित तौर पर हमास के लड़ाके सहायता से लदे ट्रकों पर सवार थे रहे। इसके बाद नेतन्याहू और काट्स ने सेना को 48 घंटे में हमास की इस रूट को रोकने का योजना बनाने का आदेश दिया, लेकिन गजा मीडिया ऑफिस ने कहा कि यह सहायता स्थानीय परिवारों और कबीलाई समूहों द्वारा स्वयं संगठित तरीके से वितरित की जा रही है। इसमें ना तो हमास और ना ही किसी अन्य संगठन का हस्तक्षेप है। कहा गया है कि जनता की ओर से उठाया गया एक मानवीय कदम है ताकि लाखों भूखे लोगों को कम से कम रोटी का एक टुकड़ा मिल सके। गजा प्रशासन ने आरोप लगाया कि इजराइल सस्ते झूठ के जरिए यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि सहायता को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह केवल गजा की घेराबंदी को वैध ठहराने का प्रयास है ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि मानवीय संकट के लिए खुद फिलिस्तीन जिम्मेदार है। स्थिति गंभीर बनी हुई है और मानवीय संगठनों चेतावनी दी है कि अगर यह हिंसा और सहायता की बाधाएं जारी रही तो गजा में भूखमरी और मौतों की संख्या बढ़ सकती है। गजा में भूखमरी मौतों के लिए जिम्मेदार नेतन्याहू अपने ही देश में अदालती प्रक्रिया में घिर गए हैं। इजराइल की एक अदालत ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई टालने की मांग को खारिज कर दिया है। नेतन्याहू के वकील ने यह दलील दी थी कि उन्हें ईरान के साथ हालिया 12 दिवसीय युद्ध के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित करना है, इसलिए अगले 2 हफ्तों की सुनवाई से उन्हें छूट दी जाए। हालांकि यरूशलेम जिला अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नेतन्याहू की याचिका में कोई ठोस आधार या पर्याप्त विवरण नहीं है जिससे सुनवाई टालना जायज ठहराया जा सके। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू 3 अलग-अलग मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। पहला मामला है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा पर लग्जरी तोहफे जैसे सिगार, ज्वेलरी और शैंपेन जो करीब $2.6 लाख यानी करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए के मूल्य के अरबपतियों से लेने का आरोप है कि इसके बदले उन्होंने राजनीतिक लाभ पहुंचाया। दूसरा और तीसरा मामला नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने इजरायली मीडिया हाउसों के साथ सौदेबाजी की ताकि उनके पक्ष में कवरेज आए। नेतन्याहू ने सभी मामलों में गलत काम करने से इनकार किया है और उनका दावा है कि यह मुकदमा राजनीतिक साजिश है। उनके समर्थक भी इसी लाइन पर आरोपों को खारिज करते आए हैं। इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे विच हंट यानी राजनीतिक उत्पीड़न बताते हुए कहा है कि यह मुकदमा तुरंत रद्द किया जाना चाहिए या इस महानायक को माफी दी जानी चाहिए। अदालत के फैसले से यह संकेत मिलता है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ना हो। इजरायली अदालत ने यह भी कहा कि सुनवाई टालने के लिए कोई ठोस वजह पेश नहीं की गई थी, इसलिए मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। युद्ध और सुरक्षा मामलों की व्यस्तताओं के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। यह फैसला इजरायल की न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। इजरायल से आ रहे संदेश तो नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र से आ रहे संदेश देश की राजनीति का तापमान बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 साल के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे राजनीतिक मंच साझा करेंगे। हिंदी भाषा के विरोध में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का साथ देते हुए संयुक्त मार्च का ऐलान किया है। इस फैसले की जानकारी शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की तरफ से दी गई। फिलहाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने संयुक्त मार्च को लेकर बनी सहमति के बारे में बताया है।
देशपांडे ने कहा कि राज ठाकरे ने सामने आकर संजय राउत को फोन किया। उन्होंने एक ही मार्च निकालने के लिए कहा। मार्च की तारीख को लेकर मतभेद जरूर था, उसे दूर कर 5 जुलाई को मार्च निकालने की सहमति बनी है। देशपांडे ने कहा कि 5 जुलाई की रैली मराठी गौरव के लिए है, राज या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में नहीं। उन्होंने कहा ये जो संयुक्त मार्च 5 जुलाई को निकलने वाला है, ये ना तो राज ठाकरे का मार्च है और ना ही उद्धव ठाकरे का, ये मार्च मराठी मानुष का है। इसे संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई पार्ट 2 कहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का फैसला लिया था। सबसे पहले राज ठाकरे ने फैसले का विरोध शुरू किया। गुरुवार को उन्होंने 7 जुलाई को मुंबई में मार्च निकालने की घोषणा की। उसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से उस मार्च को समर्थन दिया गया। हालांकि साथ ही उद्धव ठाकरे ने 7 जुलाई को अपना आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। इस बीच शिवसेना यूपी की सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का एकजुट मार्च होगा। 5 जुलाई को दोनों नेता संयुक्त मार्च करेंगे। और चलते चलते एक आशा भरी खबर, भारत ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई स्थित ACTREC एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर में देश की पहली हाई डोज 131 IMIBG थेरेपी सफलतापूर्वक संपन्न की गई। यह थेरेपी एक 17 वर्षीय न्यूरोब्लास्टोमा से पीड़ित किशोर मरीज को दी गई, जिसकी बीमारी पहले से लौट चुकी थी। टाटा मेमोरियल सेंटर के निदेशक डॉक्टर संदीप गुप्ता ने जानकारी दी कि थेरेपी के बाद 19 मई को मरीज को ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन भी किया गया। इस समय मरीज की स्थिति संतोषजनक और स्थिर है। यह उन्नत उपचार परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB द्वारा स्वीकृत सिमुलेशनों के बाद किया गया, जिससे मेडिकल स्टाफ की रेडिएशन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह प्रक्रिया ACTREC के विशेष रूप से तैयार हॉट बेड आइसोलेशन सुविधा में पूरी की गई। टाटा मेमोरियल सेंटर ने बताया कि न्यूरोब्लास्टोमा जैसे हाई रिस्क कैंसर के इलाज में कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों की जरूरत होती है, जैसे कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और इम्यूनोथेरेपी। हालांकि anti-GD2 इम्यूनोथेरेपी की अत्यधिक लागत के कारण भारत अब रेडियो आइसोटोप आधारित विकल्पों की ओर अग्रसर हो रहा है। हाई डोज MIBG थेरेपी एक प्रभावी और किफायती विकल्प बनकर उभरी है, जिससे उपचार के नतीजे बेहतर हो सकते हैं। नियमित उपचार के रूप में विस्तार की योजना टाटा मेमोरियल सेंटर के अनुसार यह सफलता एक समर्पित मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के सहयोग से संभव हो पाई। अब योजना है कि इस थेरेपी को योग्य मरीजों के लिए नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाए। यह भारत के लिए न केवल एक चिकित्सा उपलब्धि है, बल्कि कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए आशा की एक नई किरण भी है। तो ये थी आज की सबसे अहम और जरूरी खबरें। कुछ सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, कुछ जवाबों से नए सवाल जन्म ले रहे हैं। हस्तक्षेप पर हमारा प्रयास रहेगा कि आपको मिलती रहे खबरों के पीछे की हकीकत और सत्ता के विरुद्ध सच की आवाज। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र तभी बचेगा जब सवाल बचेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे यानी अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय संविधान, जय भारत।